हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अब तक हमने सेक्शन 32 को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा सेक्शन 33 चलेगा। ठीक है, सफ़र हमारा सेक्शन 30 तक पहुँच गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए सेक्शन 33 पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस समय हमने सेक्शन 32 पढ़ा था उसी समय आपको एक हेडिंग बताई थी। यहाँ से एक सब हेडिंग स्टार्ट होती है। उस हेडिंग का नाम क्या था? स्टेटमेंट ऑफ द persons who cannot be called as witnesses। ठीक है, ये 32 से लेके 33 तक बताया था आपको। ठीक है, तो इसका जो दूसरा सेक्शन है 33 वो आगे स्टार्ट होगा। ठीक है, सेक्शन 33। देखो सेक्शन 33 को देखने से पहले आप उसके मोटा मोटी समझ लीजिए उसमें क्या है। सेक्शन 33 में सिर्फ इतनी सी बात है कि मान लीजिए केस हो रहा है ए वर्सेस बी के बीच में। ठीक है, ए वर्सेस बी के बीच में क्यों केस हुआ है? मान लीजिए पहला केस है और उनके बीच में कोई दूसरा केस होता है उसी जो है इशू को लेके। उनके बीच में उसी इशू से लेके कोई दूसरा केस होता है ए वर्सेस बी। ठीक है, तो जो पहले वाले केस में मान लीजिए किसी की तरफ से कोई विटनेसेस दिए गए थे। विटनेसेस क्या करते हैं? एविडेंसेस देते हैं। तो विटनेसेस थे, उन्होंने जो विटनेस थे, विटनेस किसी की तरफ से हो सकते हैं, ये ए की तरफ से बी की तरफ से भी। ठीक है, जो विटनेसेस थे उन्होंने कुछ एविडेंस दिए थे। ठीक है, बाद में क्या होता है, वो विटनेसेस क्या होता है, या तो वो मिल नहीं रहा है, या वो मर चुका है, या इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंसेस हो गया, या इसमें एक अदर जो पॉइंट है वो है केप्ट आउट ऑफ द वे। मतलब उसको किसी दूसरी पार्टी ने उस बॉर्न ओवर जो है अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया है। ठीक है, और उसकी अटेंडेंस को जो है कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। इस तरीके से 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे पांचों पर, 1 से लेकर 2 3 4। ठीक है, ऐसा हो जाता है और फिर उन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में दोबारा से केस होता है। तो जो विटनेसेस यहाँ पे जो अब जो मर चुका है उसके द्वारा जो एविडेंसेस दिए गए थे वो दूसरे केस में भी रेलिवेंट हो जाते हैं। ये है सेक्शन। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए ए और बी के बीच में कभी केस हुआ और ए ने अपनी तरफ से कुछ विटनेसेस दिए जो या तो मर गया, या कैन नॉट बी फाउंड, या इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंसेस हो गया, या दूसरी पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ गया। ठीक है, या उसको जो है कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। ये 5 पॉइंट्स हैं, हो जाते हैं, इनमें से कोई एक पॉइंट हो जाता है। ठीक है, और जब उसी विटनेस के एविडेंसेस की दूसरे केस में या उसी की लेटर स्टेज में जरूरत पड़ती है तो उसने जो पहले केस में जो एविडेंसेस दिए थे विटनेसेस ने, वो दूसरे केस में भी रेलिवेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये है सेक्शन। ठीक है, अब इसमें कुछ बारीकियां हैं जो हमको जो है देखनी पड़ेंगी, या कुछ कंडीशंस हैं जो हमको देखनी पड़ेंगी। उनको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सेक्शन है सेक्शन के हिसाब से चलेंगे जैसा इसमें बताया गया है। अगर आपको इतना सब कुछ याद ना रहे तो ये इतना तो याद रखिएगा कि मान लीजिए किसी पार्टियों के बीच में पहले कोई केस हुआ है, उसके विटनेस उसने जो एविडेंसेस दिए हैं किसी विटनेसेस ने, वो उन्हीं पार्टियों के बीच में अगर दोबारा केस होता है, अगर वो विटनेस मर जाता है तो वो दूसरे केस में भी रेलिवेंट हो सकते हैं। इस तरीके की बात है सेक्शन 33 में। अब इसकी जो एकदम तरीके से पढ़ते हैं क्या है, देखिए सेक्शन को जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सेक्शन में यही बोला गया है। देखिए दोस्तों कि अगर कोई भी आदमी, देखो वहीं से स्टार्ट होगा, ए वर्सेस बी केस हो रहा है। ठीक है, यहां से देखेंगे और जो विटनेस है, मान लीजिए ए की तरफ से दिया गया है, विटनेस एविडेंसेस दे रहा है ए की तरफ से। ये विटनेस देने वाला व्यक्ति बी की तरफ से भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है इसमें। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है, मैं आपको ए की तरफ से बता रहा हूँ। इसने जो है मान लीजिए विटनेस था,
इसने एविडेंसेस दिए और बाद में क्या होता है, ये विटनेस देखिए कितनी कंडीशन बताई गई हैं सेक्शन में। सेक्शन में 5 कंडीशंस बताई गई हैं। पहली कंडीशन क्या है, हु इज डेड, या तो मर गया हो, और दूसरी हु कैन नॉट बी फाउंड, या वो मिल नहीं रहा। इन पे हम जो है सेक्शन 32 में बता चुके हैं इनके बारे में विशेष करके, ठीक है। तीसरी हु इज बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंसेस, ठीक है। चौथा ही इज केप्ट आउट ऑफ द वे बाय अदर पार्टी, ठीक। पांचवा है whose presence cannot be done without delay or expense, ठीक है। इन सब के बीच में और है, देखिए दोस्तों एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं। अगर एक ए और बी के बीच में कोई केस हुआ है, ए ने विटनेसेस दिए, ए के विटनेस ने कुछ एविडेंसेस दिए हैं, ठीक है, और एविडेंसेस देने वाला विटनेस या तो मर गया है या कैन नॉट बी फाउंड या इनकैपेबल हो गया है एविडेंसेस के लिए। चौथा पॉइंट आता है और वो दूसरी जो है केप्ट आउट ऑफ द वे बाय अदर पार्टी। इसका मतलब क्या है, इसको अभी देखेंगे, ठीक है। और पांचवा है हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी डन विदाउट डिले और एक्सपेंस, उसकी अटेंडेंस विदाउट डिले और एक्सपेंस के नहीं की जा सकती, ठीक है। तो इनमें से कोई एक कंडीशन होती है, तो मान लीजिए ए और बी के बीच में दोबारा कोई केस होता है सेम इशू को लेके, ठीक है। अभी कंडीशन मैं बताऊंगा। सेम इशू को लेके ए और बी के बीच में दोबारा कोई केस होता है, तो जो ए के विटनेसेस हैं, यहाँ पे जो विटनेसेस ने एविडेंसेस दिए थे, ठीक है, यही एविडेंस इस केस में रेलिवेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब शर्तें क्या क्या हैं वो शर्तें देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी कंडीशन है तब ये रेलिवेंट होगा, ठीक है। जो नीचे प्रोवाइडेड, जो आप जब सेक्शन 33 पढ़ेंगे तो सेक्शन 33 में देखिए दोस्तों प्रोवाइडेड करके लिखी हुई है सेक्शन 33 में नीचे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये वाला पॉइंट बता देता हूँ, केप्ट आउट ऑफ द वे बाय अदर पार्टी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो विटनेस था अब वो दूसरे केस में एविडेंस देने का इच्छुक नहीं है, या जो दूसरी पार्टी है, मान लीजिए बी, इसमें क्या है अपोजिट पार्टी है, बी के इन्फ्लुएंस में आ गया है, ठीक है। अब वो एविडेंसेस देने के इच्छुक नहीं है या आना ही नहीं चाहता है, तब भी जो है उसका जो एविडेंस उसने पहले वाले केस में जो रिकॉर्ड किया था वो दूसरे वाले केस में भी रेलिवेंट हो जाएगा। या ये भी है कि अगर मान लीजिए पहले केस में ही जो है एविडेंसेस दिया, उसकी किसी दूसरी स्टेज पे, लेटर स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग में अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो उसमें भी रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन की लैंग्वेज है। अब देखिए, अब देखते हैं इसमें जो जरूरी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी जरूरी कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करने के बाद जो है एविडेंस जो है रेलिवेंट होगा। पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन ये है कि जो पहले केस में जो पार्टी है, अपोजिट पार्टी है, माने बी वाली, ठीक है, पहले केस में जो अपोजिट पार्टी है उसको विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करने का राइट और अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, पहली कंडीशन क्या है
कि पहले वाले केस में जो अपोजिट पार्टी है, इसमें तो बी अपोजिट पार्टी है, मान लीजिए अगर ये विटनेस बी की तरफ से होता तो ए अपोजिट पार्टी हो जाती है, ठीक है। तो पहले वाले केस में जो अपोजिट पार्टी है कौन है इसमें, बी के द्वारा उस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट होना चाहिए और उसे उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी भी दी जानी चाहिए। दोनों चीज़ एक साथ हैं, राइट एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। राइट भी होना चाहिए उसके पास और उसे जो क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा, मान लीजिए, देखिए दोस्तों, मान लीजिए पहले वाले केस में अपोजिट पार्टी के पास राइट था लेकिन उसे अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, तब जो है उसके द्वारा पहले केस में जो एविडेंसेस दिए गए हैं वो दूसरे केस में रेलिवेंट नहीं होंगे, ठीक है, ये रेलिवेंट नहीं होंगे। पहली कंडीशन आ गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है, राइट नहीं था लेकिन उसे अपॉर्चुनिटी दे दी गई। उसके पास राइट नहीं था लेकिन मान लीजिए उसके बी के पास राइट नहीं था लेकिन ए ने उसे क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अपॉर्चुनिटी दे दी, फिर भी जो है रेलिवेंट नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तीसरी कंडीशन यही आती है, राइट भी होना चाहिए और उसके पास अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। चौथी कंडीशन आपको ये ऐसा लगने लगेगा कि ऐसा ना लगे कि जो पहला वाला केस है उसमें जो क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है वो मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन होना ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। सिर्फ उसको राइट होना चाहिए और अपॉर्चुनिटी उसे दी जानी चाहिए। अपोजिट पार्टी है, चाहे वो अपोजिट पार्टी उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करे या ना करे। अगर मान लीजिए अवेल नहीं करती है तो यही समझा जाएगा कि उसने क्रॉस एग्जामिनेशन उसका हो चुका है। तो पहली कंडीशन आप जान गए दोस्तों कि अपोजिट पार्टी के पास उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट एंड अपॉर्चुनिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। राइट एंड अपॉर्चुनिटी दोनों एक साथ हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दूसरी कंडीशन क्या है, बिटवीन द सेम पार्टीज। देखिए दूसरी कंडीशन इसमें आती है कि पहले किस चीज के लिए दूसरी कंडीशन, के पहले वाले केस में अगर किसी विटनेस ने एविडेंसेस दिए हैं तो वो दूसरे वाले केस में या किसी लेटर स्टेज पे भी एडमिसिबल हो सकते हैं। तो उसमें दूसरी कंडीशन क्या है कि जो केस होना चाहिए या तो बिटवीन सेम पार्टी होना चाहिए और या उसके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के बीच में होना चाहिए। या तो सेम पार्टी के बीच में हो, यहाँ पे मैंने सेम पार्टी कर दिया, या इनके जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट होते हैं उनके बीच में होना चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, हाँ तीसरी कंडीशन है कि जो पहले वाले केस में जो इशू है वो दूसरे वाले केस में सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए, आइडेंटिकली सेम नहीं। इशू मस्ट बी सेम इन बोथ केसेस, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इशू मस्ट बी सेम इन बोथ केसेस। इसमें क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि दोनों के बीच में एक ही जैसे एक चीज को लेके झगड़ा हो, वही सेम झगड़ा एक जो है दूसरे वाले केस में हो। वो झगड़ा आइडेंटिकली सेम होना चाहिए, ना कि वो आइडेंटिकली सेम नहीं होना चाहिए लेकिन सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए। वो मैं आपको अभी समझाता हूँ, एक मिनट पसीना पहुँचूँ। देखिए दोस्तों कैसे, मान लीजिए ए वर्सेस बी केस होता है। ए ने बी का मर्डर किया है, सॉरी मर्डर नहीं, यहाँ पे ए ने बी का ग्रीवियस हर्ट किया है, ए ने बी का ग्रीवियस हर्ट किया है, ठीक है दोस्तों। और ए पे प्रोसिक्यूशन भी स्टार्ट हो जाता है इस चीज के लिए, ग्रीवियस हर्ट के लिए। बाद में क्या होता है, जो है बी साहब मर जाते हैं, बी डाइड। अब क्या होगा कि
यहाँ पे चार्जेस ए पे चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। केस बी जो है मजिस्ट्रेट से जो है सेशन कोर्ट के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, उसके चार्जेस जो है उस पर मर्डर के लग जाते हैं ए पे, तो ठीक है। अगर यहाँ इस केस में जो एविडेंसेस दिए गए थे वो इस केस में भी, क्योंकि पार्टी सेम है, ठीक है, उधर अगर क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका मिला है और राइट एंड अपॉर्चुनिटी है तो इस वाले केस में भी ये रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और उसको समझने के लिए एक तरीका है तो जिससे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए ए और बी के बीच में केस हो रहा है, ए और बी के बीच में जो केस हो रहा है कि जो अगर मान लीजिए ए को एविडेंसेस देने हैं केस को डिफेंड करने के लिए, वही सेम एविडेंस अगर वो बी जो दूसरा वाला केस है, मान लो ए को एविडेंसेस कुछ देने हैं केस नंबर 1 में, कुछ किसी तरीके के एविडेंसेस देने, और दूसरे वाले केस में भी ए को उसी तरीके के एविडेंसेस देने पड़े, तो ये समझा जाएगा कि वो जो केस है सब्सटेंशियली सेम है, ठीक है, चाहे आइडेंटिकली सेम हो न हो, ठीक है दोस्तों। इसमें एक चीज और जो समझने वाली है वो है, देखिए दोस्तों, वो है, देखिए जब आप इसका बेयर एक्ट पढ़ेंगे, बेयर एक्ट में यही बोला गया है कि जो विटनेस एविडेंसेस दे रहा है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में हो या लीगली ऑथराइज्ड पर्सन के सामने होना चाहिए, ठीक है। जो पहले जो ओपनिंग जो सेक्शन की जो ओपनिंग होती है वहीं से होती है कि जो विटनेस जो एविडेंसेस दे रहा है वो किसके सामने होना चाहिए, या तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में हो या लीगली ऑथराइज्ड पर्सन के सामने होना चाहिए, ठीक है। पहले वाले केस में जो एविडेंसेस दे रहा है, ध्यान रखिएगा, पहले वाले केस में जो एविडेंसेस दे रहा है, जो मान लीजिए ए दे रहा है, या तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग में दे या लीगली ऑथराइज्ड पर्सन के सामने दे, तो वो या तो लेटर स्टेज पे जो है रेलिवेंट हो जाएगा, या दूसरा केस अगर उन्हीं पार्टियों के बीच में आता है उसमें भी रेलिवेंट हो जाएगा। देखिए इस पर क्यों बताना कि जो है जरूरत है, एविडेंसेस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग और बिफोर द पर्सन legally authorized to take the evidences, ठीक है, टू टेक द, या तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में हो या पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंसेस, उसके सामने विटनेस के द्वारा एविडेंसेस दिए जाने चाहिए पहले वाले केस में। तो इसमें देखो जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो मैं आपको जो मैंने शुरुआती जो क्लॉजेस बताए हैं उसमें बताया था कि जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है। जुडिशियल प्रोसीडिंग में क्या होता है कि जब सेक्शन 2I है, सेक्शन 2I CRPC में बताया गया है जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में, तो उसमें यही बताया गया है जुडिशियल प्रोसीडिंग वो प्रोसीडिंग होगी जिसमें एविडेंसेस ओथ पे लिए जाएंगे, उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलेंगे, ठीक है। अब बात आ जाती है कि पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंसेस, इस पर बात करना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि आपने जब कोर्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी इंडियन एविडेंस एक्ट में ही, तो आपने क्या पढ़ी थी, कोर्ट की डेफिनेशन में जो है आर्बिट्रेटर नहीं आ रहा था, लेकिन आर्बिट्रेटर लीगली ऑथराइज जो होता है एविडेंसेस लेने के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सेक्शन 33 में सुनिए, अगर आर्बिट्रेटर के सामने भी अगर एविडेंसेस दिए गए और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया और वो जो अदर कंडीशंस हैं वो फिल हो गई, तो अगर लेटर स्टेज पे या दूसरे केस में भी जो आर्बिट्रेटर के सामने जो एविडेंसेस दिए गए थे वो रेलिवेंट समझे जाएंगे, ठीक है। आप कंफ्यूज मत करना क्योंकि कोर्ट की डेफिनेशन में आर्बिट्रेटर नहीं आता है, लेकिन सेक्शन 33 में साफ साफ बोला गया है अगर एविडेंसेस जो है, एक बार दोबारा से बताया जा रहा हूँ, अगर एविडेंसेस जो है
लीगली ऑथराइज पर्सन के सामने भी किए गए हैं तो वो भी लेटर स्टेज पे या उन्हीं पार्टियों के बीच में दोबारा केस होता है तो वो रेलिवेंट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसका क्या है कभी कभी क्या होता है, जैसे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें जो देखिए दोस्तों ये कट इस वजह से लेना पड़ा क्योंकि लाइट चली गई थी। देखिए दोस्तों, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि क्योंकि जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें इस तरीके का प्रोविज़न है। देखिए दोस्तों, जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें इस तरीके का प्रोविज़न है कि रजिस्ट्रार जब एविडेंसेस रिकॉर्ड करता है जो बिल वगैरह से रिलेटेड होते हैं ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल से, तो रजिस्ट्रार जब एविडेंस से रिकॉर्ड करता है तो वो अपोजिट पार्टी को जो है क्रॉस एग्जामिनेशन का भी मौका देता है। अगर मान लीजिए उसने मौका दिया है और उसने जो एविडेंस रिकॉर्ड किए हैं तो आगे चल के अगर कोई केस उनके बीच में उन्हीं पार्टियों के बीच में होता है तो जो रजिस्ट्रार ने भी जो एविडेंसेस रिकॉर्ड किए होते हैं वो भी जो है जो दूसरा जो केस होता है उसमें रेलिवेंट हो जाते हैं, या उसमें भी जो है जो पहले केस में भी उसमें कुछ होता है लेटर स्टेज पे भी रेलिवेंट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अब बताना रह गया था आपको समझाने के लिए सेक्शन 32 एंड 33 में क्या डिफरेंस है। देखिए सेक्शन 32 एंड 33, देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस यही है जो आप देखेंगे उसमें सेक्शन 32 में सिर्फ 4 क्लॉजेस दिए गए हैं, 1 2 3, ये 5वां वाला, चौथा वाला नहीं है, केप्ट आउट ऑफ द वे बाय अदर पार्टी। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या है, दूसरी बात जो याद रखने वाली बात है वो आपको ये रखनी है कि सेक्शन 32 एंड सेक्शन 33 दोनों ही एक्सेप्शन टू हियरसे जो है एविडेंसेस हैं। ठीक है, दोनों ही एक्सेप्शन है। ठीक है, और अगली बात जो आपको बताने के लिए रह जाती है, देखिए वो ये है कि जो सीआरपीसी पढ़ेंगे आप, सीआरपीसी में 299 सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी इसी तरीके का प्रोविज़न है। ठीक है, आप देखेंगे सेम प्रोविज़न है लेकिन वो इंडिपेंडेंट प्रोविज़न है। आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, वो एकदम इंडिपेंडेंट प्रोविज़न है लेकिन इससे मिलता जुलता है। उसमें क्या है कि जब एक्यूज जो है एब्सकॉन्ड कर जाता है तो उसकी अनुपस्थिति में भी जो है एविडेंसेस रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें एक बात और बताने के लिए रह गई, जो इसका एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 33 का उसी में है ये बात। ये तो क्या है, देखिए इसमें ये वाली बात है जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसमें कि इंक्वायरी और ट्रायल को प्रोसीडिंग समझा जाएगा। इंक्वायरी और ट्रायल को जो है प्रोसीडिंग ही समझा जाएगा। देखो क्या है, एक क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी शैल बी डीम्ड टू बी ए प्रोसीडिंग बिटवीन द प्रोसिक्यूटर एंड द एक्यूज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, उन जो इंक्वायरी को और ट्रायल को प्रोसीडिंग ही समझा जाएगा। क्यों, आप जब देखिए जब विशाल भाई ने आपको पढ़ाया होगा तो इंक्वायरी और ट्रायल में अंतर बताया होगा, मैं फिर भी जो है थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इंक्वायरी जो है ट्रायल से पहले की स्टेज होती है और इस ट्रायल में क्या होता है, एक्विटल होता है या कन्विक्शन होता है, इसमें जो है डिस्चार्ज वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या रह जाता है दोस्तों बताने के लिए, और कुछ रह जाता है इसमें, हाँ एक बात और बताने के लिए रह जाती है जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए कोई भी क्रिमिनल केस जब होता है वो क्या होता है, एक स्टेट के अगेंस्ट होता है। ठीक है, कोई भी क्रिमिनल केस होता है वो स्टेट के अगेंस्ट होता है। मान लीजिए ए ने बी का मर्डर किया है तो वो अगेंस्ट स्टेट होगा। मान लीजिए ए फिर आगे चल के जो है एक मर्डर कर देता है, वो भी स्टेट के अगेंस्ट ही लिखा जाएगा। मान लीजिए सी का मर्डर कर देता है तो इसको जो है सेम ऑफेंस नहीं बोला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सब्सटेंशियली सेम नहीं बोला जाएगा, जो है सेम इशू नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये जो है बी के अगेंस्ट है, ये सी के अगेंस्ट है। आपको लग रहा होगा कि स्टेट सेम, ये भी सेम, ऐसा नहीं है। स्टेट जो है एक जो है गार्जियन की भूमिका में होता है और जो है
स्टेट की ड्यूटी होती है तो वो पनिश करे, लेकिन बेसिकली वो केस तो बी की तरफ से ही चलता है, ठीक है। जो है एडवोकेट वगैरह वही इंटरेस्टेड लोग होते हैं, तो इस चीज़ को लेके भी आप जो है कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अब मैं एक बार आपको बिल्कुल शुरू से समझा देता हूँ, जिससे कि आपको सेक्शन को पूरी तरह समझने में आसानी रहे, कोई किसी तरीके की जो है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक बार फिर दोबारा से समझाता हूँ सारी चीज़ों को एक साथ करते हुए। मान लीजिए ए वर्सेस बी के बीच में पहले कोई केस हुआ, ठीक है, और ए की तरफ से कोई विटनेस आया, ठीक है, विटनेस ने एविडेंसेस दिए, ठीक है। अपोजिट पार्टी ने उसका क्या किया, उस अपोजिट पार्टी ने उसका जो है क्रॉस एग्जामिनेशन किया, सही से राइट भी था उसके पास, अपॉर्चुनिटी भी थी और उसने क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया, ठीक है। तो फिर या तो सेम केस में ही जो है लेटर स्टेज पे जो एविडेंसेस इसने दिए हैं वो रेलिवेंट हो जाएंगे, या दूसरी बात अगर मान लीजिए ए वर्सेस बी होता है, इसका मतलब ये है ये उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में भी हो सकता है, सेम इश्यू से रिलेटेड है, ठीक है। ए वर्सेस बी दूसरा केस होता है, तो इसमें जो ए ने एविडेंस दिए हैं वो इसमें भी जो है रेलिवेंट हो जाएंगे। कंडीशन वही है कि या तो जो विटनेसेस है वो मर गया हो, या कैन नॉट बी फाउंड, बिकम इनकेपेबल, केप्ट आउट ऑफ द वे, और हुज प्रेजेंस कैन नॉट बी डन विदाउट डिले और एक्सपेंस, ठीक है दोस्तों। अगर फिर भी अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैंने इसमें मुझे लगता है कुछ छोड़ा तो नहीं है जो आपकी समझ में ना आया हो। धन्यवाद दोस्तों।